नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। टैरिफ और गहराने की आशंका से बाजार में मचा हाहाकार। निफ्टी में 10 महीने की सबसे बड़ी गिरावट। बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स में बिकवाली। मिड कैप इंडेक्स 3.5% से ज्यादा फिसला। मेटल रियल्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा फिसले। ऑटो, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग स्टॉक्स में भी दबाव। ग्लोबल बाजारों में भी मचा कोहराम। यूरोपीय बाजार 6% तक लुढ़के। अमेरिकी बाजारों में भी तीसरे दिन भारी गिरावट के साथ खुलने के संकेत। डाउ फ्यूचर्स 1200 पॉइंट नीचे। कच्चे तेल में भी गिरावट का दौर जारी। इंटरनेशनल मार्केट में कोरोना काल के स्तरों पर पहुंचा। 4 साल बाद ब्रेंट $63 तो WTI $60 के नीचे फिसला। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी 8 अप्रैल से लागू। टाटा ग्रुप स्टॉक्स का बुरा हाल। टाटा ग्रुप के 6 शेयरों की आज 1 लाख करोड़ की मार्केट का कैप साफ। जेएलआर के यूएस में बिक्री रोकने के फैसले से शेयर 7% नीचे। इधर कमजोर Q4 अपडेट से ट्रेंड 15% गिरा। टाटा टेक, टाटा एलेक्सी, टाटा केमिकल्स जैसे स्टॉक्स में भी भारी बिकवाली। और ट्रम्प टैरिफ से मचे कोहराम के बाद एक्शन मोड में सरकार। बुधवार को उद्योग मंत्रालय की एक्सपोर्टर्स के साथ अहम बैठक संभव। एक्सपोर्टर्स से चर्चा के बाद उठाए जा सकते हैं जरूरी कदम। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। अप्रैल के पहले हफ्ते में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। बाड़मेर में पारा 46 डिग्री के बाद मौसम विभाग ने दिल्ली में जारी किया येलो अलर्ट। हीट वेव की चेतावनी। और वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने केंद्र सरकार के वक्फ बिल के खिलाफ विधानसभा में विधेयक लाने की मांग की। बीजेपी विधायकों ने मांग का किया विरोध। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और टैरिफ और गहराने की आशंका से बाजार में हाहाकार मचा रहा। आज का दिन बाजार के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ। सेंसेक्स 2227 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी 10 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट रही। और आज निफ्टी 773 पॉइंट गिरकर 22,162 पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान हमने 21,800 तक प्राइसेस स्लिप होते हुए देखे। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में प्रेशर रहा। आज के कारोबार में मिड कैप इंडेक्स 3.5% से ज्यादा फिसला। क्या रहा पूरा एक्शन आज के कारोबार में गिरावट का? डिटेल्स लेते हैं कंचन से। कंचन, बताइए। जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने भी मेंशन किया, ब्लैक फ्राइडे मंडे तो आज साबित हो ही गया है। इस तरीके की गिरावट हमें ट्रम्प टैरिफ के बाद बाजार के अंदर देखने को मिली है। आइए बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का देखने को मिला है। बढ़ने वालों की तो बात आज नहीं की जाए तो वो ज्यादा बेटर है। गिरने वालों की बात कर लेते हैं। देखिए, डेंट काफी ज्यादा बड़ा है। सबसे पहले ट्रेंड, यहाँ पे करीब करीब 15% की गिरावट हमें देखने को मिली है। JSW स्टील 8%, टाटा स्टील भी करीबन 8%, हिंडाल्को में 6.5% की गिरावट देखने को मिली है। वैसे तो सारे ही पैक्स में हमें जो कमजोरी का सिलसिला है देखने को मिला है, लेकिन मेटल्स में एक बड़ा डेंट आज लगता हुआ दिखाई दिया है। अगर इस टाइम पे मिड कैप की बात करी जाए तो यहाँ पे भारत फॉर्ज में 7.5%, सेल 7%, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 7% और साथ ही साथ मजगांव की बात करी जाए तो 9% की कमजोरी आज के सत्र में हमें यहाँ पे भी देखने को मिली है। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि मेटल्स की बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा कौन गिरे। JSPL 7% की कमजोरी, हिंदुस्तान कॉपर में 8%, JSW स्टील 8% और लॉयड मेटल में करीब करीब 10% का डाउनसाइड आज के सत्र में देखने को मिला है। और मिड कैप में आप देखिए कि जो डाउनफॉल है वो काफी ज्यादा स्टीप है आज के सत्र में। शुक्रिया आपका कंचन, डिटेल्स बताने के लिए। तो भारी गिरावट, चौतरफा गिरावट आज के बाजार में देखने को मिली। ज्यादा गिरावट जैसे कंचन ने भी मेंशन किया, हम मेटल्स में, IT, फार्मा, इन पॉकेट्स में देख रहे थे आज के सेशन में। तो ओवरऑल एक ब्लैक मंडे साबित हुआ, लेकिन दिन के लोअर लेवल से थोड़ा बहुत रिकवर होकर जरूर ये क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी है, वरना दिन के दौरान तो पेन और भी ज्यादा था। और टैरिफ और गहराने की वजह से बाजार में भारी गिरावट आई है, ये कहना है एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल का। साथ ही आलोक अग्रवाल ने यह भी कहा कि टैरिफ का रेट नहीं घटे तो स्लोडाउन का खतरा भी आ सकता है। इफेक्टिव टैरिफ रेट जो ट्रम्प गवर्नमेंट ने लगाई वो करीब 29% है ओवरऑल, जो कि पिछले 100 सालों में भी नहीं देखा गया है इन US। सो इसलिए रिएक्शंस इस तरह से आ रहे हैं। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इस तरह के टैरिफ्स के बाद में स्लो डाउन डेफिनेटली आती है। इंडिया के ऊपर में भी टैरिफ उन्होंने करीब 26% का लगाया। ट्रेड वेटेड एवरेज देखें तो इंडिया सिर्फ 12% की टैरिफ लगाती है ऑन US,
लेकिन उन्होंने जो डेटा दिया उसमें 52% था, उनकी कैलकुलेशंस कुछ अलग थी। बट दैट्स वाई ओवरऑल रेट काफी ज्यादा होने की वजह से मार्केट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक है। एंड अगर कहीं कहीं कुछ डील्स हो पाए, कहीं कुछ रेट्स कम हो पाए तो ही थोड़ी राहत मिलेगी, अदरवाइज स्लो डाउन का माहौल तो डेफिनेटली है। और बाजार में भारी गिरावट पर कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा का कहना है कि भारतीय निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, बाजार में धीरे धीरे निवेश करना बेहतर है। हमें ये देखना चाहिए कि टैरिफ का एंड गोल क्या है। एंड गोल यूएस के 3 हैं। पहला, ब्याज दरें कम करनी है, बॉन्ड यील्ड नीचे लाना है ताकि इंटरेस्ट पेमेंट कम हो। दूसरा, ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम करना है। तीसरा जो है उनका कहीं न कहीं उनको एक चाइना से थ्रेट लगता है। तो मुझे लगता है बॉन्ड यील्ड कम हो गई है काफ़ी हद तक। ट्रेड में आपको बहुत सारा बैक चैनल नेगोशिएशंस अब देखने को मिलेंगे। मैं होप करता हूँ कि और एस्केलेशन ना हो और बाकी चीज़ें प्ले आउट होंगी। तो मुझे मुझे मेरा ये मानना है कि आपको इंक्रीमेंटली यहाँ से जब बाज़ार एक बार प्राइसिंग कर लेगा ये सारे सेकंड, थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट, आपको सिलेक्टिव पॉकेट्स में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है ये प्रॉब्लम इंडिया स्पेसिफिक है, तो हमें इतना घबराना चाहिए। और यहाँ से सीधे रुख करते हैं ऑयल मिनिस्टर हरदीप पुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आज एक्साइज ड्यूटी हाइक हुई, उसके बाद कमेंट करते हुए When an LPG cylinder was an item which was rare, which you had to stand in a queue for, etc. When the Honorable Prime Minister assumed office, by today it's 60 or thereabout, 61 or 62. Yeah. Well, please let me complete, then you ask me whatever question you want. So there was a time when, you know, you had to stand in a queue to get a cylinder, you had to use influence. Today, you can actually SMS, you can also do what we call IVRS, voice call. You can send a WhatsApp message and they will deliver a cylinder to you at your residence. The total coverage of LPG for the population, it stood at around 14 crores or 140 million in 2014. That has gone up to around 33 crores or 330 million. So if you go by the yardstick that you have one cylinder per connection per household, then the entire country is covered. In fact, I would say there's more than 100% LPG coverage. तो आप सुन रहे थे यहाँ ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी को। दरअसल सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की पेट्रोल और डीजल की बाय ₹2 पर लीटर, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि जो इन्वेंट्री करंटली हमारे पास है वो $75 प्रति बैरल के भाव की है। अगर मौजूदा स्तरों पर प्राइस होल्ड होते हैं कच्चे तेल के तो प्राइसेस रिटेल के लिए कट भी हो सकते हैं। फिलहाल प्राइस हाइक नहीं होगा, जो एक एंटिसिपेट किया जा रहा था कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद शायद प्राइसेस रिटेल के लिए बढ़ते हुए दिखाई दे, कंज्यूमर्स को इम्पैक्ट करे, वो फिलहाल नहीं होगा, ये मिस्टर पुरी कहते हुए। असीम मनचंदा भी हमारे साथ मौजूद हैं इसी खबर पर बातचीत करने के लिए। असीम, बताइए एग्जैक्टली पहली बात तो ये एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ोतरी की गई है इसके पीछे कारण क्या है, क्यों बढ़ोतरी की गई, और अभी भी आपने सुना भी मिस्टर पुरी को, क्या कैसे समझते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, क्रूड की कीमतों में गिरावट लगातार जारी है। अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करूं तो क्रूड $80 के आसपास का भाव बना हुआ था, लेकिन आज की डेट में वो गिर करके $60 प्रति बैरल हो गया है। तो इसका असर सीधे सीधे आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट बना रही थी, तो सरकार चाहती तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश देती कि आप प्राइसेस को कम कीजिए, लेकिन सरकार ने अभी फिलहाल अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों के ऊपर ₹2 की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। अब पेट्रोल पर ₹13 की एक्साइज ड्यूटी हो गई है, जबकि डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके ₹10 हो गई है। आगे चल करके ये देखना होगा कि सरकार इस और जो कीमतों में लगातार कमी हो रही है उसको ग्राहकों को पास ऑन करती है या नहीं करती है, वो आपको जरूर देखना होगा। लेकिन अभी सरकार ने ये साफ कर दिया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिए कि आप कीमतें ना बढ़ाइए। कीमतें तो बढ़ेंगी नहीं, लेकिन आगे चल करके हो सकता है कि सरकार इन जो कीमतों की गिरावट का जो फायदा है वो उपभोक्ता तक पहुंचाए और उपभोक्ता के लिए पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी आपको यहाँ पर कोई भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव दिखाई नहीं देगा। शुक्रिया असीम आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो फिलहाल बढ़ोतरी नहीं होगी रिटेल प्राइसेस में, यही मिस्टर पुरी भी कहते हुए, जैसे असीम भी बता रहे थे। और अगर प्राइसेस इन स्तरों के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में कच्चे तेल के सस्टेन करते हैं तो शायद प्राइस कट भी रिटेल मार्केट में आ सकते हैं। लेकिन मार्केट के इन हालातों पर बातचीत करते हैं, हमारे साथ हैं पाइपर सरिका के फाउंडर अभय अग्रवाल। अभय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो एक ऐसा टाइम जब ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि शायद बाजार बॉटम आउट हो रहे हैं,
या फिर बॉटम आउट होने की तैयारी में है, तब ये ट्रम्प टैरिफ बॉम्ब मार्केट को तहस नहस करने की पूरी कोशिश करते हुए ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ इंडियन मार्केट्स पर भी। पहले तो इस करंट मार्केट कंडीशन पर ही आपकी राय क्या है, और कितना अभी टाइम लगेगा मार्केट को इसको पहुंचाने में, और वीकनेस रह सकती है, कैसे देखते हैं आप? जी गुड आफ्टरनून। देखिए, ये जो इंडिया में हो रहा है, हमारा जो मार्केट करेक्ट हो रहा है, इसको मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से कोलैटरल डैमेज है कि हम ना कोई बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर हैं यूएस के या किसी बड़े देश के, या और ऐसी कोई चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं जिससे कि हमारी इंडस्ट्री पे बड़ा फर्क पड़ेगा। पर जो ग्लोबल मार्केट करेक्शन है उसमें सारे मार्केट है वो सेल ऑफ कर रहे हैं, तो इंडियन मार्केट भी सेल ऑफ हुआ आज। पर एक मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने हमारा जो फंड है हमने टेस्ट भी की कि जैसे वॉल्यूम्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, प्राइस करेक्शन बहुत ज्यादा था, पर जो मैंने देखा आज ऑब्जर्व किया स्पेशली मिड कैप्स में और लार्ज स्मॉल कैप्स में, कि अगर बाइंग की कोशिश करें तो फिर वॉल्यूम्स नहीं थे। तो एक तरह से मुझे लगता है ये एक सेंटिमेंटल सेल ऑफ है जो हम इंडिया में देख रहे हैं। तो मेरी उम्मीद यही है कि एक बॉटम भी यहाँ पे बन जाएगा। ये जो टैरिफ की जो लड़ाई है चल रही है ग्लोबली, आई थिंक ये जरूरत से ज्यादा खिंच चुकी है ऑलरेडी, और अब इस पे थोड़ी बैक ट्रैकिंग वापस चालू होगी, क्योंकि कोई पॉलिटिशियन, कोई लीडर कंट्री का नहीं चाहता कि मार्केट्स में इस तरह का सिवियर करेक्शन आए कि जो उनके सपोर्टर्स हैं वही डाउट में आ जाए कि हमने क्यों इन लीडर्स को सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है कि एक जो हमने ग्लोबल मार्जिन कॉल्स भी देखी है लार्ज हेज फंड्स पे, उसकी वजह से भी काफी शार्प सेल ऑफ था। तो रादर देन अ लॉन्ग पेन, मेरी ये उम्मीद है कि जल्दी ही, शायद इस हफ्ते ही हम देखेंगे एक रिकवरी वापस मार्केट में आती है। अच्छा अभय जी, एक चीज और, जैसे आपने कहा कि इंडियन मार्केट्स में कोलेटरल डैमेज ज्यादा थी, शायद वो हमने देखी भी, जितने बाजार बाकी गिरे, फिर चाहे वो यूरोप के हों या एशियन मार्केट्स हों या अमेरिका के बाजार को रिएक्शन हो, उस तरीके की गिरावट हमने नहीं देखी। और देखिए जहां खुले वहां से हम फिर भी थोड़ा रिकवर होकर ही बंद हुए हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि अगर ग्लोबल हालात बिगड़ेंगे तो एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर होता है। डोमेस्टिक स्टोरी अच्छी है, हम लगातार बातचीत कर भी रहे हैं, डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स पर फोकस करने की बात करते हैं, लेकिन जो ये सो कॉल्ड रिसेशन फियर्स इमर्ज हुए हैं अमेरिका को लेकर, क्या लगता है आपको कि ये कंसर्न्स, ये चिंता जायज है? और अगर इस तरीके कुछ हालात वहां बनते हैं तो भारतीय बाजारों पर क्या असर हो सकता है? क्योंकि ये कुछ ऐसे मुद्दे जो कि रिटेल को स्पेशली बहुत परेशान करते हैं कि क्या करें, प्रॉफिट्स हैं तो निकल जाएं क्या, खरीद लें और अभी एसआईपी बढ़ा दें। इस पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, मेरे रिटेल इन्वेस्टर को यही सलाह रहेगी कि आप इक्विटी इन्वेस्टिंग करते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान है, उसको आपका पोर्टफोलियो है अच्छा है, मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, इससे डरे नहीं, क्योंकि इस जो शार्प करेक्शन का हमने अभी देखा है, इसका कोई फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। ये टेक्निकल करेक्शन है। टेक्निकल करेक्शन इसलिए कि एक फियर लेड की अनसर्टेनिटी में क्या होगा, आ, आ, उसका एक डर है जिसकी वजह से ये सेल ऑफ है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से अच्छे पोर्टफोलियो को लेके बैठे हैं तो बिल्कुल उसको मत छेड़िए, ना उसको लाइट करिए, ना उसको प्रॉफिट बुक करिए, बल्कि मैं कहूंगा कि आप मौका ढूंढिए कि आपको अगर एंट्री मिल रही है ऐसे किसी स्टॉक्स में जो आप लेना चाहते थे, एलोकेशन बढ़ाना चाहते थे, पर आपको लग रहा था कि प्राइस उसका ज्यादा है और आप करेक्शन में कम है, तो उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और कन्विक्शन के साथ ऐड करिए। देखिए, इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए आपको कम से कम 5 साल का नजरिया रखना पड़ेगा। और जो एसआईपी की बात करी उसको तो बिल्कुल भी टच मत करिए। उसका एसआईपी का मतलब ही यही है कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव को इग्नोर करके अपना सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करते रहिए। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो ग्लोबल करेक्शन है जिसकी वजह से इंडिया में करेक्शन है, इसको आप, मुझे नहीं लगता किसी को बहुत ज्यादा डरना चाहिए। फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, इंडियन डोमेस्टिक कंजम्पशन के मैक्रोज हमारे बेटर है। आज एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, आप जिसकी बात कर रही थी अभी, उसकी वजह से गवर्नमेंट के फाइनेंसेस और स्ट्रांग होंगे। तो जो भी हो रहा है हमारे फेवर में ही हो रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रख के रिटेल इन्वेस्टर्स को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और बल्कि अपॉर्चुनिटीज और ढूंढनी चाहिए। बहुत बहुत संक्षेप में क्विक क्वेश्चन और आपसे अभय जी, आईटी फार्मा से तो सब कह रहे हैं अभी थोड़ा वेट एंड वॉच में रहें, लेकिन कुछ पॉकेट्स जो आपको लग रही हैं कि डिप्स मिले तो ऐड कर सकते हैं? जी, अभी हमने जो रिसेंटली मॉडल पोर्टफोलियो में चेंज किया है उसमें हमने ओवरवेट किया है बैंक्स को, स्पेशली छोटे बैंक्स को, जो काफी सेल ऑफ देख चुके हैं पिछले 6 महीने में। और हमें लगता है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बॉटम बना है वहां पे। एक्सेसिव प्रोविजनिंग उन्होंने ली है, कलेक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ाई है, और अब जैसे जैसे इकोनॉमी में कंजम्पशन डिमांड वापस आ रही है, मुझे लगता है इन छोटे बैंक्स का जो बुक वैल्यू या उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं पूरा फायदा मिलेगा।
तो मुझे लगता है कि एक बैंक एक ऐसे स्पेस है, दूसरा स्पेस है एक फाइनेंशियल इंश्योरेंस का। ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं हमारी जिनको अभी तक गवर्नमेंट का सपोर्ट पूरा नहीं मिला है। मेरी उम्मीद है कि वो भी एक डोमेस्टिक कंजम्पशन की तरफ जाता है, इंश्योरेंस का सेक्टर, लाइफ, नॉन लाइफ, हेल्थ। तो ये 2 सेक्टर्स हैं जो मैं कहूंगा इन्वेस्टर्स को अपने रडार में रखने चाहिए एक शार्प रिकवरी के लिए। ओके, चलिए शुक्रिया अभय जी आने के लिए CNBC आवाज पर और बताने के लिए मार्केट्स पर अपनी राय, साथ साथ हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट भी करने के लिए क्या करें इस मौजूदा मार्केट में। आगे बढ़ेंगे और ट्रम्प टैरिफ से मचे कोहराम के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बुधवार को एक अहम बैठक करेगी और ज्यादा डिटेल्स के साथ इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण बताइए पहले तो क्या तैयारी है सरकार की और एक्सपोर्टर्स को मदद करने के लिए क्या कदम उठा सकती है सरकार? देखिए, जब से यूएस ने टैरिफ का ऐलान किया है उसके बाद से लगातार मैं सरकार के या फिर कहें कि सत्ता के गलियारों में ये पता करने की कोशिश में जुटा कि आखिर सरकार कर क्या रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार अभी भी हालात का जायज़ा लेने में जुटी हुई है और तत्काल कोई कदम उठाना या तो नहीं चाहती है या फिर तत्काल कोई कदम उनके पास रास्ता दिख नहीं रहा है। और इस पूरे हालात के जायज़ा लेने में उद्योग मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय के तौर पर काम कर रहा है और उद्योग मंत्रालय जो सूत्र बता रहे हैं कि इसी हफ्ते हो सकता है कि बुधवार को ही एक्सपोर्टर्स के साथ एक बैठक करे और सारे एक्सपोर्टर्स को कहा गया है कि अपने अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जरिए अपने हालात का जायज़ा एक समीक्षा रिपोर्ट दीजिए और सरकार क्या कर सकती है इसका भी सुझाव दीजिए। और जब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों की बातचीत होगी तो उसमें ये सारे सुझावों पर गौर किया जाएगा और गौर करने के बाद और फिर वहाँ से जो है सरकार आगे का कदम उठाएगी और कदम उठाएगी। वो कदम क्या होगा ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सरकार अलग अलग विकल्पों पर विचार करे। एक विकल्प तो ये है कि जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्कीम पहले चलती थी क्या उसमें किसी तरह का बदलाव करके फिर से लागू किया जाए क्या। दूसरा विकल्प यह है कि बजट में सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक खास मिशन का ऐलान किया था करीब 2000 करोड़ रुपए के, उस मिशन को जल्द से जल्द जमीन पर लागू किया जाए। एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट कैसे मुहैया कराया जाए आसान शर्तों पे, ये अलग अलग विकल्प हैं। लेकिन ये सारे विकल्प यूएस के टैरिफ के असर को कितना कम कर पाएगा अभी भी कहना मुश्किल है, इसलिए सरकार अभी समीक्षा कर रही है। इस बीच यूएस के साथ कारोबारी रिश्ते कैसे जल्द से जल्द बहाल किए जाए बेहतर तरीके से, जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको कैसे जल्द से लाया जाए, ये सारे विकल्प हैं जिस पर बातचीत चल रही है। लेकिन इसमें उद्योग मंत्रालय के साथ विदेश मंत्रालय भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, सक्रिय है और प्रधानमंत्री कार्यालय ऊपर से निगरानी कर रहा है और वित्त मंत्रालय से भी समय समय पर सलाह मशवरा लिया जा रहा है। तो उद्योग मंत्रालय इस पूरे मामले को लीड कर रहा है, विदेश मंत्रालय से संपर्क में है, प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ लगातार बातचीत हो रही है, वित्त मंत्रालय इस पूरे मामले को नजर बनाए हुए कैसे आगे कदम उठाया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही लक्ष्मण अगर हम एक्सपोर्टर्स की बात करें तो किस तरह का मूड माहौल है, क्या घबराहट है, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है फिलहाल? दरअसल एक्सपोर्टर्स के अलग अलग लोगों से बातचीत हुई एक्सपोर्ट सेक्टर के, तो मुझे ये लग रहा है कि सरकार में भले ही उतना पैनिक ना दिख रहा हो लेकिन एक्सपोर्टर्स के बीच में वाकई काफ़ी ज़्यादा पैनिक है, काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है। दो हालात उनके सामने बड़े विकट हैं। पहली बात कि जिस एक्सपोर्ट ऑर्डर उनको मिल चुका था उस एक्सपोर्ट ऑर्डर के तहत उनको सामान यूएस भेजना था, अब यूएस भेजेंगे तो वहाँ पर ड्यूटी लग जाएगी, उनका क्या किया जाए। तो अब एक्सपोर्टर कह रहे हैं अपने बायर को जो यूएस में बैठे हैं कि जो ड्यूटी लगेगी वो तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपकी सरकार ने लगाया, आप अपने ऊपर ड्यूटी लगाइए और कंज्यूमर को पास ऑन कर दीजिए। वो बायर इस शर्त को मानने को तैयार नहीं है, तो एक दुविधा ये है। दूसरी दुविधा ये है कि आने वाले दिनों में जो ऑर्डर आने हैं उसका क्या किया जाए, ऑर्डर आएगा कैसे आएगा, दूसरे देशों से कैसे कम्पीट करेंगे, ये कैसे एक बड़ी चुनौती यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी उत्पादन क्षमता बना रखी कंपनियों ने, उसका क्या करना है। तो स्थिति यह है कि कई एक्सपोर्टर तो पिछले 48 घंटे में यूएस की तरफ निकल गए हैं ताकि वहाँ के बायर के साथ बातचीत की जाए, नेगोशिएशन किया जाए, तोलमोल किया जाए, कुछ न कुछ रास्ता यहाँ पे निकाला जाए। और इस बीच एक्सपोर्टर ये भी तलाश रहे हैं कि सरकार क्या कुछ कर सकती है, ये सिफारिश सरकार के पास भी भेजा जाए। तो एक्सपोर्टर्स बड़ी दुविधा में इस वक्त है। एक्सपोर्टर्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे हालात से निपटे, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर, बायर सेलर के स्तर पर ये लोग आपस में नेगोशिएशन कर रहे हैं, लेकिन इस नेगोशिएशन का कोई नतीजा अभी तक निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। और ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया भर के बाजारों में कोहराम मचा हुआ है। आवाज अड्डा में आज इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। कब थमेगा हाहाकार, 7:57 पर। और साल का वो समय आ गया है, न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सब बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार।
8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका ना गंवाएं। समाचार और अप्रैल की शुरुआत के साथ ही गर्मी सभी रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ साथ गुजरात और राजस्थान के लिए भी रेड अलर्ट जारी हुआ है। इसी पर मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। सर, अप्रैल का महीना ही अभी शुरू हुआ और बहुत ज्यादा राज्यों में हमको हीट वेव देखने को मिल रही है। हाँ जी, अभी जनरली जो भी हीट वेव का जैसे आप बता रहे हैं, सबसे पहले अगर आप देखेंगे गुजरात स्टेट में काफी दिनों से प्रिवेल कर रहा है, जिसके लिए सौराष्ट्र कच्छ में हमने रेड अलर्ट भी दे रखा है। आज से हमने वेस्ट राजस्थान से भी रेड अलर्ट दिया है, क्योंकि वहां जो टेम्परेचर्स हैं सामान्य से काफी ज्यादा है। सीवियर हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल हो रही हैं और साथ में जो रात भी वो भी गर्म है। अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें तो चलिए पंजाब से स्टार्ट करते हैं। पंजाब का हमारा अनुमान है कि अब टेम्परेचर्स पंजाब के पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आने वाले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेंगे, जिसके कारण पंजाब में भी कल से हीट वेव हो सकता है। जैसे आज 7 है, 8 से लेके 8, 9, 10 तक हीट वेव रह सकता है। तो दिल्ली एनसीआर के लिए भी आपने येलो अलर्ट जारी किया, कितने दिन तक ऐसा रहेगा? हाँ, दिल्ली के लिए हमारा आने वाले 3 दिनों के लिए है, 7, 8 और 9 के लिए। और अगर हरियाणा की बात करें वो भी 7, 8, 9, 10 तक हमारा हीट वेव का अलर्ट है। इसके बाद क्या है कि कल रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट करेगा हिमालय रीजन के लिए, और उसके बाद जो टेम्परेचर थोड़ा गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। हिमालय में हल्का फुल्का रेनफॉल, हल्के से ज्यादा मॉडरेट तक रेनफॉल हो सकता है, और प्लेन्स में भी 3 दिन के बाद पंजाब हरियाणा में कहीं आइसोलेटेड रेनफॉल हो सकता है। उसके बाद ये हीट वेव अवेट हो जाएगा। सर, इस बार आपने पहले ही कह दिया था कि इस बार ज्यादा हीट वेव्स रहेंगे, 10 से 12 दिन के दिन रहेंगे, तो सभी राज्यों में ये देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तक तो जो पैटर्न है अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, देन गुजरात स्टेट, देन एमपी में भी हीट वेव आने का पॉसिबिलिटी है। और दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मिडिल ईस्ट एनर्जी एग्जीबिशन की शुरुआत हो गई है। इस एग्जीबिशन में भारत समेत 150 से ज्यादा देशों की 200 इन्वर्टर, बैटरी और सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। पूरी डिटेल्स के साथ सीधे दुबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, बताइए मिडिल ईस्ट एनर्जी एग्जीबिशन में क्या है खास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर मिडिल ईस्ट एनर्जी एक्सपो 2025 की शुरुआत हो गई है। ये 49th एडिशन है और इस बार सबसे बड़ी खासियत इस एग्जीबिशन की यही है कि बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियां भी इसमें शामिल हुई हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बड़ी भारतीय कंपनी है इस सेक्टर की, जिसका नाम है ईस्टमैन ऑटो एंड पावर लिमिटेड। वो यहाँ पर तीसरी बार लगातार ये मौका है जब वो शामिल हो रही हैं। और इसके अलावा अगर मैं दूसरी भारतीय कंपनियों की बात करूं तो इसमें सुकैम है, ल्यूमिनस है, लिवगार्ड है, ओकाया है। ये सभी भारतीय कंपनियां यहाँ पर मौजूद है मिडिल ईस्ट की मार्केट को केटर करने के लिए। खासतौर पर जब हम इन्वर्टर बैटरीज की बात करते हैं, सोलर सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो मिडिल ईस्ट एक अच्छा इनका कस्टमर बेस माना जाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान ये ऐसी जगह है जहां पर काफ़ी ज़्यादा पावर कट होता है और यही वजह है कि इन्वर्टर बैटरीज की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ईस्टमैन ऑटो एंड पावर लिमिटेड की मैं बात करूं तो ये एक इस मिडिल ईस्ट मार्केट में मार्केट लीडर है। 30% से ज़्यादा की हिस्सेदारी इनकी है। और इसके अलावा दूसरी भारतीय कंपनियों का भी फोकस यही है कि किस तरह से ये जो सेक्टर है सोलार सॉल्यूशंस का या फिर जो इन्वर्टर बैटरीज है, चाहे वो ट्यूबुलर बैटरीज हो, लिथियम बैटरीज हो, किस तरह से जो देश में टेक्नोलॉजी बन रही है उसे ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया के लिए शोकेस किया जाए, इसी मकसद के साथ यहाँ पर तमाम भारतीय कंपनियां शामिल हो रही हैं। और भारत की पहली गियर वाली इलेक्ट्रिक मोटर बाइक लॉन्च हुई है। अहमदाबाद के पास मेटर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्लांट का गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया। इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाली इस गियर वाली मोटरसाइकिल का माइलेज कैसा है, भारत में कितना बड़ा मार्केट होगा, कंपनी के फाउंडर और ग्रुप सीईओ से बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। इंडिया में 1.5 करोड़ मोटरसाइकिल बिकती है हर साल, वो सारी गियर वाली है। एंड इलेक्ट्रिक में ये सबसे पहली गियर वाली मोटरसाइकिल है, तो मार्केट एंड अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है। हमारे पिछले 2 साल की जो एफर्ट्स की है उसके अंदर हमने 40,000 बुकिंग देखे हुए हैं और उसके बाद अब से हम जा कर के डिलीवरी शुरू करने वाले हैं।
तो माइलेज की बात करें, आपने कंपेयर भी किया होगा कि पेट्रोल से चलने वाली बाइक और अब ईवी से चलने वाली ये गियर बाइक, दोनों में माइलेज पर किलोमीटर कुछ असेसमेंट है आपका? पेट्रोल से चलने वाली बाइक करीबन 2 से 2.5 रुपए के बीच में चलती है और इलेक्ट्रिक मैट्रा एरा 25 पैसे पे चलती है, तो 10 टाइम का फ़र्क है, 10 टाइम सस्ती है। आपने पहले इनिशिएटिव लिया है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर भी आ सकते हैं इस सेगमेंट। आपने कहा इतना बड़ा है, 1.5 करोड़ बाइक बिकती है, तो क्या कोई और भी प्लेयर आ सकता है? प्लेयर तो आ सकते हैं, मार्केट तो बहुत बड़ा है एक प्लेयर के लिए, बट हमने जो टेक्नोलॉजी बिल्ड की है, जो पेटेंट्स आए, ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, ऐसा प्रोडक्ट किसी और को लाने के लिए बहुत तकलीफ होने वाली है। और आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। क्या है अच्छी सेहत की बुनियाद और रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बनाए सेहतमंद, आज इसी पर होगी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।